हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका अपना देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार को लेकर। तो बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ चुके थे। सीमाओं से परे की कहानी हम वहाँ देख चुके थे। हम समझ रहे थे आपका किस तरीके से वो लोग शासन कर रहे थे। उन्होंने उनको देखा कि वो कैसे केंद्र से परे थे, कैसे केंद्र की महासत्ता के साथ प्रांतों में आपकी सत्ता थी, कैसे जो आपके सूबे थे, कैसे वो आपके परगना वो आपके डेवलप थे। इन सब चीज़ों को हमने देखना और जानने का प्रयास किया और इन सबको अच्छे अच्छे करके देखा कि चौधरी का काम क्या था, कानूगो का काम क्या था, कानूगो किस तरह राजस्व का उल्लेख करते थे, चौधरी कैसे उसको मेंटेन किया करते थे। हम ये सारी चीजें बड़े अच्छे से आपका देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और इन पर हम बात भी कर चुके हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी भी बच्चे का, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतना देख लिया, अब बात कर रहे हैं गांधार की घेरेबंदी। इतना आप देख चुके हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कुछ हुआ, क्या घेरेबंदी चली। ठीक, सफीवाबाद और कांधार मुगल राजाओं और ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक व राजनयिक पड़ोसी रिश्ते अफगानिस्तान के ईरान के मध्य एशिया के क्षेत्र को पृथक करने वाले हिंदू कुश पर्वत से निर्धारित थे। कहां से थे? हिंदू कुश पर्वत ही आपका डिवाइड करता था दो पार्ट। क्लियर है? भारतीय उपमहाद्वीप में आने पर इच्छुक व्यक्ति सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुश को पार करना पड़ता। अगर कोई व्यक्ति है और उसको आपका भारत पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? उपमहाद्वीप प्रवेश करने के लिए हिंदू कुश पर्वत को पार करना होता था उत्तर भारत में पहुंचने के लिए। क्लियर है? मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों पर, विशेषकर काबुल और कंधार पर नियंत्रण के द्वारा संभव खतरे से बच सकते हैं। अगर हम काबुल पर और कांधार पर नियंत्रण कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपका जो हिंदू कुश पर्वत अब आपका चढ़ नहीं पाएगा, तो हम लोग नीचे खड़े हो जाएंगे। क्लियर है? तो उनकी कोशिश हमेशा यही बनी रही कि हम लोग काबुल और कांधार पर अपना कब्जा करें। कांधार सफियोबाद और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ थी। दो वर्ग थे, सफियोबाद और आपका मुगल, इनके झगड़े की जड़ थी। किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था। 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया और सफीबाद दरबार ने मुगल के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए और कांधार पर यह दावा करते रहे कि 1613 में जहांगीर ने शाहजहां अब्बास के दरबार में कांधार को मुगल अधिकार में देने की वकालत की। क्या वकालत कर दी कि भैया कांधार को अब कहां भेज दो? मुगल अधिकार क्षेत्र में दे दो। एक दूत भेजा और लेकिन यह विशिष्ट मंडल क्या करा? अपने उद्देश्यों में सफल नहीं। उन्होंने एक विशिष्ट मंडल भेजा और उसको कुछ उद्देश्य दिए। 1622 में जीत, 1622 की शीत ऋतु की एक प्रवासी सेना कांधार का घेरा डाल लिया। मुगल शासक पूरी तरह से तैयार नहीं थे कि वे पराजित हुए। उस समय किले तथा नगर सूफियों को सौंपना पड़ा। इन सारी चीजों को इसमें देखना पड़ा कि कैसे कुछ ये चीजें होंगी। अब आप इसको देख सकते हैं कि जागीर का सपने पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इनका मेन काबुल पर कब्जा, कांधार पर कब्जा किस लिए था, यह आपको पता चले। चलिए देख लेते क्या था जागीर का सपना। चित्र 9.16
जागीर का स्वप्न, स्वप्न का मतलब सपना। सपने दो प्रकार के, एक जो खुली आंखों से हम लोग सकारात्मक अपने जीवन में कुछ करना और बनने के लिए देखते हैं, एक वो सपना जो हम सोते हैं जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं, सोता ही हमारे मस्तिष्क में। तो जागीर आपके हिसाब से कौन सा सपना देख रहा हूँ? खुली आंख का सपना। क्लियर है? क्या देख कि इस लघु चित्रकला के अभिलेख से पता चलता है कि जागीर हाल ही में देखे गए एक स्वप्न के अबुल हसन के चित्र में उतारने के लिए कहा। अबुल हसन ने इस दृश्य में 2 दशक यानी कि जागीर और फारसी शाह अब्बास को मित्रवत गले लगाया। जागीर और फासदी शाह, ठीक हो, क्या करा? मित्रवत। ये कौन है? जहांगीर है, ठीक है। और ये कौन है? अब्बास है। साफी शाह अब्बास। दोनों राजाओं का चित्रण उनकी पारंपरिक पोशाक से है। 1613 में मुगल दरबार में के साथ ईरान विनाश द्वारा बनाए गए चित्रों पर आधारित है। यह दृश्य जो कि एक काल्पनिक है, क्योंकि दोनों शासक कभी भी आपस में नहीं मिले। कैसे हैं दोनों? कभी एक दूसरे से नहीं मिले। क्लियर है? ओटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ओटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंधों को इस हिसाब से बनाया कि वे ओटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्र में व्यापारी और तीर्थकारी के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखवा सके। यह लिहाज ओटोमन साम्राज्य अरब के उस हिस्से में विशेष रूप से सत्य था कि मक्का और मदीना के महत्व तीर्थ स्थल स्थित थे। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह ने आमतौर पर धर्म और वाणिज्यिक मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। वह लाल सागर के बंदरगाह को अदन और मोखा के बहुमूल्य वस्तु के निर्यात प्रोत्साहन देता था। इसकी बिक्री से अर्जित आय को इलाके में धर्म स्थल और फकीरों को दान में बांटा जाता था। औरंगजेब को जब अरब भेजा गया जाने वाले धन का दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत के उस वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि पैसा ही ईश्वर का घर है, जैसा कि मक्का। उसने क्या कहा? ईश्वर घर कहाँ है? जहाँ पैसा है। उसके पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका पैसा जो अरब है वो नहीं जाना चाहिए। उसने बड़ा स्पष्ट कहा ओटोमन साम्राज्य और उन सब के बारे में, बिल्कुल स्पष्ट उसका वृत्तांत थे और स्पष्ट है, उन्होंने उसका विचार भी बताया कि क्यों ऐसा हो। मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक, अब मुगल दरबार में जेसुइट आ चुके हैं यूरोप के, और ये धर्म प्रचारक है। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्री, व्यापारी और राजनीति के वितरण से थी। ये व्यक्ति आते हैं, ये धर्म प्रचारक बन के आते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, व्यापारी, राजनीति, और यही सारी जानकारी हमको आपका प्रोवाइड भी कराते हैं। मुगल दरबार में यूरोपीय वितरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पहले ग्रंथ है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजाओं ने सोसाइटी ऑफ जीसस, ध्यान दीजिए इसका पूरा नाम क्या है? सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक, जेसुइट धर्म प्रचारकों की मदद के लिए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार में रुचि को रखा। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट से संचार मंडल, व्यापार
और निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। ये कैसे थे? इस प्रक्रिया का हिस्सा। अरब ईसाई के विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसने जेसुआइट पदार्थियों को आमंत्रित करने के लिए दूत मंडल गोवा भेजा। जेसुआइट की सीखरी में मुगल दरबार में 1850 में पहुंचा और वहां एक लगभग 2 वर्षों तक रहा। इसने लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और इसके सद्गुण के विषय में उलेमा से उनका वाद विवाद हुआ। लाहौर के मुगल बादशाहों में 2 विशेष मंडल 1591 और 1595 को भेजा गया। ये 2 दूत मंडल इन्होंने वहां भेजे। यह है जो आपको स्पष्ट बताएगा। अब देखिए, जेसुआइट वितरण व्यक्तिगत प्रशिक्षणों पर आधारित था। ये व्यक्तिगत लेवल पर बात करते थे। अब वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जेसुआइट के लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया था। अभियानों से जाते और उनके बच्चों को शिक्षा देते हुए फुर्सत के समय में अक्सर उनके साथ रहते थे। जेसुआइट वितरण मुगल काल में राज्य में अधिकारी और तमाम सामान्य जीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों को यह सूचना पुष्ट करता है। कैसे होता है? ये जो सूचना है ये पुष्ट करता है और मिलती है। ये स्थिति थोड़ी सी उस समय रही। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे विचार कर रहे हैं औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। जो औपचारिक धर्म है, जैसे कहते हैं कुछ चीज औपचारिकता के रूप में हाँ भरनी पड़ती है कि चलो देख लेंगे, ऐसा ही कुछ समझते हैं। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए। ईसाई धर्म सिद्धांत में बादशाह की इस पर दिलचस्पी की व्याख्या करने में अपने मत में बादशाह धर्म परिवर्तन के संकेतक के रूप में की। इस पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल में प्रकाश समझा जा सकता था। कह रहे कि वेस्टर्न यूरोप में जो हावी था धार्मिक असहिष्णुता का जो माहौल है उससे हम समझ सकते थे। मनसेरेट ने टिप्पणी की कि राजा ने समय की बात बहुत कम परवाह की, सभी को उसके धर्म अनुपातिक अनुमति देकर वास्तव में तिरस्कार किया। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी इबादत खाने में विद्वान मुसलमान और हिंदुओं, जैन, पारसियों और ईसाइयों के बीच धर्म अंतर काफी वाद विवाद का जन्म दिया। अकबर ने धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों संप्रदायों के विद्वानों से पूछने और धर्म सिद्धांत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए परिपक्व हुए। धीरे धीरे धर्म को समझने के लिए रूढ़िवादी तरीकों पर दूर से प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित वैदिक उपासना स्वतः कल्पित हुई और हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सर्जन किया और राजा की छवि और राज्य की विचारधारा को आकार देने इसका प्रयोग किया। इससे दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति को अपना लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व और अपने शत्रु पर पूर्ण नियंत्रण। कैसे हुआ? सर्वोच्चता स्थापित कर दी और पूर्ण उनका नियंत्रण भी हुआ। आप देख सकते हैं कैसे शिष्टमंडल के प्रति ये सारी चीजें बढ़ रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी। आगे बढ़े। देख लिया, हरम में होम। अब्दुल कादिर बदायूनी ने
मुखवत उल तकवी के एक अंश दिया है। एक धर्म ज्ञानी विज्ञानी दरवाए बदूनी अपने नियोक्ता की नियुक्ति की आलोचना करते हुए विषय वस्तु में बहुत सार्वजनिक नहीं करना चाहता। युवावस्था के आरंभ से ही महामहिमा पत्नियों और हिंदू राजाओं के पुत्रियों के समान हरम होम में आयोजित की है ऐसी धार्मिक क्रिया जो अग्नि पूजा से उत्पन्न हुई है और 25वें शासन वर्ष के नव वर्ष पर सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया है। शाम को विचार मोबाइल बत्तियां जलाई हैं और सारे दरबार में आदरपूर्ण उठे हैं। ये कैसे हैं? ये आदरपूर्ण उठ कर आए हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई प्रथा चली आती है या एक दिन में कोई प्रथा आपकी बन जाती है। ठीक है, उसका एक समय है, समय लगता है। दरबार में धार्मिक वाद विवाद पर पादरे रूडफुल एक्टिविटिया पहले जूसुइट शिष्टमंडल के नेता थे, उनका नाम चित्रित किया गया है और आप ऊपर भाग में उनको देख सकते हैं। ये घर है, देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये पूरा जो भाग है ये आपको दिखाई देगा और आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आखिर में ये कैसा और क्यों है, क्यों हमको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आप कुछ स्पेशल मुगल सल्तनत में कुछ नीगे जो टाइल है नीली, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत कुछ पढ़ा हमने, थोड़ा सा आप भी पढ़िए यूरोपीय कैसे धर्मावलंबी भारत में प्रवेश करें मुगल काल में, उनको देख लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।